incident took place on 8th August 2024 in the state RG Carr Medical College, and her story will make your blood boil. चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया. It was clear that this is a gang rape. In which this heinous act was conducted was completely destroyed on the basis of renovation just few days after this girl had suffered. देखो, इस वीडियो में हम सिर्फ उस रात को हुए इंसिडेंट के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं जिसके बारे में हमको पहले से ही पता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और पहले जब ये केस सामने आया था तो उसको एक सुसाइड कहकर बंद करने की कोशिश क्यों किया जा रहा था, और पेरेंट्स को इतनी देर में ये बात क्यों बताई गई, और जब पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचे तो उनको बाहर 3 घंटे तक इंतज़ार क्यों करवाया गया। और 15 अगस्त को मिडनाइट में जो प्रोटेस्ट में अटैक हुआ था, जो कॉलेज में अटैक हुआ था, इसके से ये बात तो क्लियर हो रही है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन किसे बचाने के लिए, और ये सब कौन कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स होना कम क्यों नहीं हो रहे हैं हमारे इंडिया में। 9 अगस्त मिडनाइट आरजे कार मेडिकल कॉलेज में अपनी 36 आवर ड्यूटी को ख़त्म करने के बाद एक 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर जो कि अपने कॉलीग के साथ डिनर करने के बाद एक छोटा सा स्लीप रेस्ट लेना चाहती थी, इतने घंटों के वर्क के बाद वो सेमिनार हॉल में जा पहुंचती है। सेमिनार हॉल में इसलिए क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल या हॉस्पिटल्स में प्रॉपर रेस्ट रूम डॉक्टर के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसी कारण वो 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर जो कि रेस्ट लेना चाहती थी वो सेमिनार हॉल में जा पहुँचती है। और उस रात के बाद जब सुबह होती है तो उस डॉक्टर की नेक्ड बॉडी मिलती है विथ मल्टीपल वाउंड्स। इसके बाद जब उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है तो उनको ये नहीं बताया जाता है कि एक मर्डर है, उनको तो ये बताया जाता है कि ये एक सुसाइड है। एक ब्लाइंड पर्सन भी बता सकता है कि एक मर्डर है, ना कि एक सुसाइड। फिर जब इस कॉल के बाद उस विक्टिम के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको उनके बेटी से मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। उनको उनके बेटी से मिलने के लिए बाहर 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, और 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वो अपनी बेटी से देखने के लिए जाते हैं तो उनका कुछ ये कहना था। अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपनी बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। Both her legs were wide open at right angle. मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं। जिस हिसाब से बॉडी को डिस्क्राइब किया जा रहा है उससे ये बात तो क्लियर हो रहा है कि ये काम सिर्फ एक सिंगल आदमी का तो है ही नहीं, इसमें ज़रूर बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि हमें देखने के लिए अभी तक मिल रहा है। और इतना सब घटना कहाँ पर होती है, उस कॉलेज के अंदर, और किसी को कुछ पता अभी तक नहीं चलता। एक कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनको इस बात की एक भनक तक नहीं चलती कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हादसा हो गया है इस कॉलेज के अंदर और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। और आयरनी की बात तो ये है कि उस प्रिंसिपल को इतनी सिर्फ घटने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया जाता है, बल्कि उसको एक ट्रांसफ़र किया जाता है वो भी एक अनादर कॉलेज में। प्रिंसिपल के प्रति इतना प्यार क्यों, जो इस सवाल को खड़ा करता है कि कहीं प्रिंसिपल भी तो इन सब में शामिल नहीं। जिस सेमिनार हॉल में ये क्राइम कमिट हुआ था उस सेमिनार हॉल को कुछ ही दिनों बाद हमें रिकंस्ट्रक्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। उसमें पेंटिंग किए जा रहे हैं, उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। पुलिस की लापरवाही इतनी है कि उस क्राइम सीन को इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद रिपोर्टेड नहीं किया जा रहा है। और ऐसे तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हो गए जो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। 15 अगस्त मिडनाइट प्रोटेस्ट में जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से कॉलेज में अटैक किया गया, उस तरीके से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एविडेंस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रहा है, और बहुत सारे एविडेंस डेफिनेटली डिस्ट्रॉय भी हो चुके होंगे। एक बात तो श्योर है कि इस केस में सिर्फ एक आदमी तो शामिल नहीं, इसमें बहुत सारे आदमी शामिल हैं जिनको कि बचाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये सब पॉसिबल हो रहा है सिर्फ कोलकाता पुलिस की लापरवाही की वजह से। जब हम क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो तब हमें एक और क्राइम केस की याद आती है जो कि है आरुषि तलवार मर्डर केस। इस केस में आरुषि तलवार अपने बेड में डेड पाई जाती है और
जो केस है कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉसिबल एविडेंस थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। गलती जो वहाँ पे हुई है वो मैं बताती हूँ कि मेजर गलती सबसे पहले सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन हुआ ही नहीं। मीडिया चला गया, जनरल पब्लिक जा रही है, हर पुलिस ऑफिसर जाके टाइम पास कर रहा है वहाँ पे, हाँ हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी काम कर रहा है, तो सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन नहीं हुई। कंटैमिनेशन, इतना कंटैमिनेशन कर दिया, एविडेंस कलेक्शन प्रिजर्वेशन डिले हुआ, डिले के साथ साथ में वही जो है आपका कंटैमिनेट हुआ, तो प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपर एविडेंस नहीं भेजोगे तो रिपोर्ट कैसे आएगी? राइट। एविडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बहुत मायने रखती है। अगर किसी भी तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया या फिर एविडेंस को मैनिपुलेट या स्विच किया गया, जैसे कि हमें पुणे पोरसाक केस में देखने के लिए मिला, जहां पर एक अल्कोहल टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो जो ब्लड सैंपल था उसको स्विच किया गया, जिसके वजह से जो रिजल्ट थे वो रॉन्ग आए। अगर इस केस में ऐसे ही हमें देखने के लिए मिला तो हमें जस्टिस की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बुरा उन्होंने बलात्कार किया कि वो तड़पती रही खेतों में ठंड के दिनों में, और क्या ब्रोकन बॉटल्स उसके इंसर्ट की, क्या नहीं की, बॉडी पार्ट्स कट कर दिए, गाड़ी का गर्म पाना वो उसकी चेस्ट पे लगाए और उसको ब्रांड किया कि यू आर अ स्लट। गर्म पाने से किसी तरह से हमने फांसी तक उनको पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कराया। एक एविडेंस नहीं मिला, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी पुलिस वालों ने। अगर इस केस में भी टाइम होते हुए एविडेंस को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हो सकता है हमें जस्टिस मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाए, और उसमें भी शायद ये पॉसिबल भी ना हो पाए। जैसे कि हर रेप केस के बाद हमें सुनने के लिए मिलता है कि हैंग द रेपिस्ट, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना तो इससे किसी भी एंगल से क्राइम होना कम नहीं होते। चाहे तुम क्रिमिनल को कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना दे दो, क्राइम होना कम नहीं हो गए। जैसे कि हम यहाँ निर्भया के केस को ही मान सकते हैं, जो कि 2012 में हुआ था, जिस बात को अभी 12 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें 2024 में ऐसा केस देखने के लिए मिला। इंस्टेड ऑफ हम कैपिटल पनिशमेंट को बढ़ा, इससे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि क्रिमिनल्स को बहुत ही जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि कितना ही बड़ा तुम सजा क्यों ना दे दो, क्राइम्स होना कम नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस किया जाता है, और वो है कैपिटल पनिशमेंट, ना कि क्रिमिनल्स को कितनी ही जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। यहाँ पर हम निर्भया के केस को ही ले सकते हैं। वाइल जस्टिस वाज सर्व्ड, क्या रेपिस्ट को फांसी देने से फ्यूचर के क्राइम्स में कोई असर पड़ा? क्योंकि जो इस टाइप के क्राइम कमिट करते हैं ना, उनके मन में ये डर नहीं होता है कि चाहे पनिशमेंट कितना से कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे तो उन्हें फांसी दे दो या उन्हें एनकाउंटर कर लो, क्योंकि उनको पता होता है कि पनिशमेंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पनिश तो तभी होंगे ना वो जब वो पकड़े जाएंगे, जो कि प्रूव भी हुआ था डानियल नागिन, जो कि प्रोफेसर है क्रिमिनोलॉजिस्ट में। देखो ऐसे केसेस तो पहली बार हो नहीं रहे हैं, ऐसे केसेस पहले से ही होते आ रहे हैं, तो तब हम कहाँ थे? तब हमने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो सिस्टम एनवायरनमेंट पहले से ऐसा है ना, हाँ, की वजह से तुम्हारे साथ आज ये स्पेसिफिक इवेंट हुआ। हाँ, इवेंट स्पेसिफिक है, जो एनवायरनमेंट है वो तो पहले से ऐसा है। एक साधारण स्कूटी वाला था, उसको फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मार दिया। हाँ, वो स्कूटी वाला 20 साल उसी सिस्टम में है ना। बहुत संभावना है कि वो जो सरकार है उसको स्कूटी वाले नहीं वोट दिया हो, क्योंकि ज्यादा स्कूटी वाले होते हैं, फॉर्च्यूनर वाले तो कम ही होते हैं। वो सरकार उसी स्कूटी वाले ने बनवाई है, और उसी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें फॉर्च्यूनर वाले आकर के स्कूटी वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो स्कूटी वाला अपने आप से पूछेगा ना, मैं 20 साल से कर क्या रहा था? जो तू 20 साल से कर रहा था वही चीज आज मैनिफेस्ट होकर के तेरे सामने तेरे थप्पड़ के रूप में आई है। जितने भी सीरियस क्राइम्स इंडिया में होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का पावर तो होता ही है। चाहे हम पुणे केस की बात कर ले या फिर रुचिका गिरहोत्रा की, जहाँ पर एक 14 साल की बच्ची के प्रति हुई अत्याचार को जस्टिस दिलाने के लिए 26 साल लग गए। क्यों? क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, जहाँ पर जिसने क्राइम को कमिट किया था वो था एक बहुत ही बड़ी पोस्ट में पुलिस में IGP, जिसका नाम है SPS राठौर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा 40% मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव डन सीरियस क्राइम्स, जिनमें से कि मर्डर, किडनैपिंग एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस बहुत है। और इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे फेवर में लॉ बने, जो कि खुद इन सब क्राइम में इन्वॉल्व है, जहाँ पर पॉलिटिशियन का ही कुछ ये कहना है इन सब केसेस में। जो व्यक्ति महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है, कभी सही भी है कभी गलत भी है। उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम तुम्हारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है।
देखो, लैक ऑफ एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि A² + B²। जो चीज़ ना हमें घर में सिखाई जाती है, ना हमें बाहर सिखाई जाती है, ना हमें स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती है, वो है कि दूसरे जेंडर के प्रति हमें कैसे एम्पैथी दिखाना चाहिए, कैसे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ ना ही हमें घर में सिखाई जाती है, ना ही हमें स्कूल में सिखाई जाती है। कितने ही लड़के होंगे जिनको दूसरे जेंडर के प्रति एम्पैथी दिखाना, रिस्पेक्ट दिखाना सिखाया गया होगा, और कितने ही लड़कियां होंगी जिनको ये सिखाया गया होगा कि खुद के लिए कैसे खड़े रहे। लड़कियों को स्कूल में तो ये सिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, लेकिन लड़कों को क्यों ये नहीं बताया जाता है कि सी क्या होता है या बैड सी क्या होता है। भले ही इंडिया में हम गॉडेस को आरती क्यों ही ना करते हो, लेकिन रियल लाइफ में हम उनके प्रति कैसे व्यवहार करते हैं ये शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा सोसाइटी अक्सर टॉक्सिक जेंडर रूल को ही बढ़ावा देता है, जो कि है लड़कियों को सेकंड सिटीजन की तरह मानना, हमेशा लड़कियों को लड़कों से कम मानना, उनको इतनी फ्रीडम ही नहीं देना। मुझे खुद बताओ, तुमने कितनी ही बार लड़कियों को बाहर घूमते हुए देखा होगा, या फिर कितनी बार उनको प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखा होगा। जब तक हम ये माइंडसेट को नहीं बदलते ना, तब तक रियल प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर हम नैरोबी केन्या के एग्जाम्पल को ही ले सकते हैं, जहाँ पर हर 4 में से एक लड़की सेक्सुअल असॉल्ट से गुजर चुकी है, और कई स्कूल में तो लड़कियों को उनके फ्रेंड्स के द्वारा ही रेप किया गया है। फिर जब वहाँ नो मीन्स नो कैंपेन्स के चलते लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और लड़कों को दूसरे जेंडर के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना सिखाया गया, तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कि 10 महीने के अंदर 40% डिक्रीजिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप केसेस। लड़कियों को लड़की का घटना सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना इस को तो बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है। जिससे इस सॉन्ग को ही सुन लीजिए। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। सिर्फ ये सॉन्ग ही क्यों, एवरी अदर बॉलीवुड मूवीज में हमें इस टाइप के इरोटिक सॉन्ग्स एंड इरोटिक मूवीज सीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, साउथ मूवीज भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि इस मूवी के सीन को ही ले लीजिए, जहाँ पर एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना एंड अल्लू अर्जुन को कुछ हमें ऐसे दिखाया जाता है। यानी गाल पे हाँ गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा, ये केशव इधर है, ये गाल पे हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है, चल पप्पी दे। अब 5 से ज़्यादा आगे जरूरत है, और आप सॉन्ग को भी सुन जो उसका मोस्ट टाइम पार्टी है। अंटवा मावा अंटवा मावा अंटवा मावा। इन एवरी अदर इंडियन मूवीज में हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो या फिर साउथ मूवीज। लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखना, उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उनके प्रति भावलेस करना, और इरोटिक सॉन्ग्स में उनको घटिया तरीके से रिप्रेजेंट करना। देखो, इंडिया में टॉक्सिक फैनबेस की कोई कमी नहीं है, तो अक्सर को भगवान की तरह मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो इन सब से भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा, लैक ऑफ फीमेल रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट। हो सकता है पहली बार ये सुन के ये लगे कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा मात्रा में फीमेल होगी तो जो लॉ है वो फीमेल के प्रति स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जीन्स की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आई नो आप क्या सोच रहे हैं कि ये तो एक बच्चा है, डेफिनेटली, और वो भी एनसीसी के कॉस्ट्यूम में। देश डेफिनेटली संकट में है। इंटरव्यूज विद 122 convict repeat reveal a chilling truth. Many felt no guilt for their action. This highlights the deep-rooted issue of toxic masculinity and lack of empathy. तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन की और अवेयरनेस की। According to data, India is listed as one of the most dangerous places for women, जो कि हम देख सकते हैं फिलहाल हुई झारखंड की केस और 6 साल हुई होली की केस में। इंडिया में हर दिन 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, और सिर्फ अकेले 2022 में ही 31,506 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। और माइंड यू, ये सिर्फ
ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से ऐसे तो बहुत सारे केसेस है जो पुलिस स्टेशन तक ही नहीं जाते हैं, या फिर चले भी जाते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाए जाते, और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो घर के चार दीवारों में ही रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा इन 19 पर्सनली जानती होती है फादर एंड अंकल और फैमिली फ्रेंड, जिसकी वजह से विक्टिम के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है कि वो फाइल रिपोर्ट ही ना करे बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, फियर एंड फैमिली ऑनर। और बहुत सारे केसेस में जो फ्रेंड्स होते हैं वो रिपोर्ट फाइल ही नहीं करवाते क्योंकि उनको लीगल सिस्टम में यकीन ही नहीं होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं रुचिका गिरहोत्रा के केस में जिसको जस्टिस दिलाने के लिए 26 साल लग गए। ये देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, भाई साहब इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता। आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मात्र साहब, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ये मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर 1 जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा इंडिया में 2.5 लाख रेप केसेस जो कि है वो पेंडिंग है। आप 1-2 केसेस को तो फास्ट ट्रैक करके मूव कर सकते हो, लेकिन बाकी केसेस का क्या? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम पूरे सिस्टम को नहीं बदलते हैं तब तक हमें ऐसे केसेस देखने मिलते ही रहेंगे। ये केस तो कुछ दिनों बाद ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे क्राइम होना बंद नहीं होंगे। अगर हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और रियल एक्शन लेना पड़ेगा।